उनके सशक्तिकरण की बात चल रही है। जैसे महिलाओं को आपने दिया है, मैं तो अकेला ऐसा सांसद था जिसने डिमांड की कि 50% देना चाहिए। आधी आबादी को 33% क्यों? झगड़ा क्यों करा रहे हो? संख्या के आधार पर तो उनको आधी आबादी तो 50% दो। लेकिन सरकार के लोगों ने झूठ बोला है कि ये महिला आरक्षण बिल का विरोध किया विपक्ष ने। सच ये है कि हम परिसीमन बिल का विरोध कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है 33% 2023 में। मैं तो मांग कर रहा था कि 50% देना चाहिए। उनमें अति पिछड़ी जातियों को, पिछड़ी जातियों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक में मुसलमान को, जैन को, सिख को, सबको, महिलाओं को देना चाहिए। लेकिन सरकार के लोगों ने झूठ बोला। युवा बेरोजगारी और पेपर लीक का संकट मैं स्पष्ट फिर कर रहा हूँ। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा, सुसाइड तक कर रहा है। वो कैसे कैसे अपने माता पिता से कर्ज, उनके माता पिता लेके, जमीन बेच के, घर गिरवी रख के उनको पढ़ाते हैं। लेकिन नौकरी कहाँ है? रोजगार कहाँ है? ना के बराबर नौकरी रोजगार है। और जितना सरकारी सिस्टम था उसको प्राइवेट कर दिया सरकार ने। इसलिए मैं मानता हूँ कि बेरोजगार युवाओं को सुना जाना चाहिए, वरना तो जैसे 6-7 दिन में 20 मिलियन फॉलोवर वाली पार्टी बन जाती है। जिस दिन ये नौजवान सड़कों पे आ गया तो सरकार पे संभलेगा नहीं। बताना चाहता हूँ नौजवान होने के नाते, और अभी तो क्योंकि मुझे रोजगार मिल गया, 5 साल के रोजगार पे मैं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि नौजवानों को रोजगार मिलना ही चाहिए। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करा के उनके माँ बाप ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। उनकी बहनों के, बच्चों के, भाइयों के, माता पिता के सपने उनसे जुड़े हुए। इसके साथ साथ पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया जाए। जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी तो ये कहती थी कि हम ओपीएस लेके आएंगे और मंडल कमीशन की सिफारिशें भी लागू करेंगे। लेकिन जब से खुद आए हैं तब से एनपीएस की बात कर रहे हैं, वो भी इतने आंदोलन के बाद। हम ओपीएस की गारंटी देंगे और उसको लागू कराएंगे। किसानों को उनकी फसलों का नुकसान होने पर और जो छुट्टा पशु हैं उनके द्वारा जिस तरह का जो है हमला उनकी फसलों पे हो रहा है, इन दोनों पे सशक्त कानून बने और किसानों को एमएसपी की गारंटी मिले उनकी हर फसल पे। इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। साथ साथ महंगाई और बढ़ती बिजली दरें, ये तो मैंने पहले लिखा था, लेकिन यहाँ आते आते तो देखिए 10% की वृद्धि हो गई है। एक तरफ महंगाई की मांग वैश्विक स्तर पर जो चल रहा है, सरकार ने चुनाव लड़ा, आज पेट्रोल डीजल के प्राइस में 10-10 रुपए की वृद्धि होगी। जेब किसकी कट रही है? जनता की या मंत्रियों की? जनता की। तो हम जनता के नुमाइंदे हैं। जनता के हितों की रक्षा के लिए मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं कि महंगाई पे लगाम लगानी चाहिए और बिजली दरें कम करनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता और जो आरक्षण से लेके उनके अधिकार है उनका सर्जन होना बहुत आवश्यक है। कितना बैकलॉग भारी अभी जो है खाली पड़ा हुआ, सरकार क्यों नहीं बैकलॉग भर रही है? बैकलॉग भरेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। क्यों चुनाव के समय भर्ती आती है और कितने पेपरों के जो है, कितनी भर्ती के नाम पे कितने ही लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं? कैसे? पेपर आता तो फॉर्म भरे जाते हैं और फॉर्म में जो फीस होती है और फिर सेंटर कहीं के कहीं रखते हैं और फिर जो है पेपर लीक हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसका हिसाब कौन देगा उनकी मेहनत का? इसलिए मैं दोबारा दोहराऊं, नौजवान होने के नाते, युवा होने के नाते मैं नौजवानों के साथ खड़ा हूँ। इसलिए मेरी मांग है और हम इसको लागू करेंगे। पावर में आने के बाद हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे, जागरूक करने के लिए युवाओं को कि पेपर अगर आप कराते तो कोई पैसा ना लिए युवाओं से, आप दे तो रहे नहीं और पैसा जरूर लेते हैं उनसे। उसके बाद सेंटर लगाएं तो आप सुरक्षा व्यवस्था आपकी मजबूत होनी चाहिए। होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर लगाएं। होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगा सकते तो पड़ोसी जिले में लगाएं। बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होती है। आपने देखा पेपर जहाँ होता है वहाँ कुंडल भी निकलवाए जाते हैं, चैन भी निकलवाई जाती है, सब कुछ क्या आता है, फिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? इसका मतलब खामी अंदर है और प्रदर्शन आप बाहर की सुरक्षा करते हैं। साथ साथ आज जो अन्याय हो रहा है दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान और अन्य धार्मिक समाज पे, वो किसी छिपा हुआ नहीं है। क्या हुआ सूर्या चौहान के साथ नोएडा में? क्या हुआ गाजियाबाद में एक और नौजवान के साथ? क्या हुआ शिल्पी कुशवाहा के साथ हरदोई में? विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ कितना अन्याय हुआ?
पाल समाज की बेटी के साथ कौशाम्बी में कितना अन्याय हुआ, फतेहपुर की मौर्य समाज की बेटी के साथ गैंगरेप, प्रवीण मौर्य इसरो वैज्ञानिक के साथ इस तरह का जो है न्याय, ये जुल्म कब तक? नाम से जाना जाता था। योगी जी ने जैसे इसको संभाला है लॉ एंड ऑर्डर को, पूरे भारत के लिए मिसाल है। अभी हाईकोर्ट के आदेश पे माफियाओं की एक लिस्ट जारी हुई है, वो जरा आप राजनाथ सिंह जी को भी दिखा देना और मुख्यमंत्री जी को भी दिखा देना, तो आपको पता लग जाएगा कि माफिया हैं या चले गए। और ये जो हत्याएं, बच्चों को बांध बांध के पेट पे लटकाया जा रहा है, और ये जो अभी कानून व्यवस्था पे मेट्रो सिटी नोएडा और गाजियाबाद में जो हत्या हुई है, वो तमाचा है। इसका जवाब भी आप पूछ लेना जब मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। सर, नीट का जो एग्जाम हो रहा है, इसके जो एग्जाम पेपर्स हैं, ये एयरफोर्स को जिम्मेदारी दी गई है एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाने की, तो ऐसे में जो एनटीए एजेंसी है वो और दूसरे जिम्मेदार हैं, उनको कैसे देखें? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? और मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी अपने मन में सोच के देखिएगा कि ठीक है आप री एग्जाम करा दो, लेकिन जो तकलीफ उठानी पड़ी है नौजवानों को, उनके मन में जो माहौल बना है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और वो जो मानसिक आर्थिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप जिम्मेदारी लेके उनके पेपर का खर्चा आप उठाएंगे, उनके रुकने का खर्चा आप उठाएंगे, उनके परिवहन का खर्चा आप उठाएंगे, उनके खाने की रहने की व्यवस्था आप करेंगे। वो तो कर चुके, वो क्या यहाँ का नौजवान व्यापारी उत्तर बहुत मजबूत हो गया। आपने तो व्यापारी भी छोड़े, मेरठ में आपने क्या किया? दुकानें उजाड़ दी। मैं पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको जो मानसिक नुकसान, उसकी पूर्ति कैसे करेगी सरकार? सुसाइड, मैं यही कह रहा हूं, जिन्होंने सुसाइड किया, क्या उनको वापस ला सकती है सरकार ये एग्जाम करा के? और पता नहीं था कि इतने महत्वपूर्ण एग्जाम में, मैं आप मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनो, पता नहीं आप चला पाओगे। आज मेरे हाथ में ताकत होती तो मैं मेडिकल एग्जाम, MBBS और MD की पढ़ाई मुफ्त कर देता देश में। बनाइए आप जितने डॉक्टर बना सकते, 1 रुपए में बनेगा डॉक्टर। क्यों नहीं कर सकती सरकार? क्या दिक्कत है सरकार को? सिर्फ इसलिए कि बड़े बड़े जो प्राइवेट कॉलेज है उनको जो है एडमिशन मिल जाए, क्या दिक्कत है? आप रोजगार देना नहीं दे रहे ना, आप पढ़ाई मुफ्त कर दीजिए, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुफ्त कर दीजिए, आप LLB की पढ़ाई मुफ्त कर दीजिए, आप IT, मास कम्युनिकेशन पढ़ाई मुफ्त कर दीजिए, क्या दिक्कत है? रिसर्च जितने भी है उनको मुफ्त कर दीजिए, क्या दिक्कत है? पढ़ाई मुनाफा, हर चीज में मुनाफा चाहिए, एजुकेशन में मुनाफा क्यों ले रहे हो? मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जानता है अभी प्रीपेड मीटर का इशू चल रहा था, किसकी वजह से प्रीपेड मीटर जो है उत्तर प्रदेश में हटे? अगर मीडिया नहीं जानती तो मैं बताना चाहता हूँ, लोकसभा में आजाद समाज पार्टी के सांसद ने वो सवाल पूछा मंत्री जी से, मनोहर लाल खट्टर जी से, और उसके रिप्लाई में उन्होंने कहा कि ये ऑप्शनल है, स्वैच्छिक है, रेगुलरिटी नहीं है। और मैंने उनको बताया कि उत्तर प्रदेश की ट्रिपल इंजन की सरकार जबरन लगा रही है, गांव-गांव में, शहरों में प्रीपेड मीटर लगा रही है, और आप रोजगार दे नहीं रहे हो। सरकार मनरेगा में 125 दिन का कानून लाई, बाकी 225 दिन क्या करेंगे लोग? जिनके पे रिचार्ज नहीं होगा, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? उनके घर में उजाला कैसे आएगा? रोशनी कैसे आएगी? तब मैंने सवाल खड़ा किया, मंत्री जी ने मुझसे विश्वास दिलाते जवाब दिया कि प्रीपेड मीटर स्वैच्छिक है, रेगुलरिटी नहीं है, कोई जबरन लगाएगा, आप हमें रिपोर्ट दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आंदोलन हुए, क्योंकि जहां बिल आता था 500-700 हजार रुपए का, वहां आने लगा 6-7 हजार रुपए का। तब जाके इस डर से कि चुनाव सर पे है, सरकार ने प्रीपेड मीटर वापस लिए। और मैं आज जनता को कहना चाहता हूं, चुनाव खत्म होगा तो फिर से प्रीपेड मीटर ले आएंगे, इसलिए इनको हटाना बहुत जरूरी है, इसलिए सत्ता परिवर्तन यात्रा से जुड़ना जरूरी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से चीजें कह रहा हूं। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, पेट्रोल डीजल चुनाव के समय याद नहीं थे, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि जैसे चुनाव खत्म होगा पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे, उनके रेट बढ़ेंगे, बड़े रेट। उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए जो सरकार जन विरोधी सरकार है उसको हटाना पड़ेगा। और आजाद समाज पार्टी महापुरुषों के विचारधारा रास्ते को आगे बढ़ाते हुए, स्मार्ट शहर तो बने या नहीं बने, लेकिन गांव तक विकास पहुंचे। शहरों में सड़कें बड़ी हुई या नहीं हुई चौड़ी, लेकिन गांव की सड़कें अच्छी बन जाएं, गांव के विद्यालय, गांव के अस्पताल अच्छे बन जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पानी की व्यवस्था हो जाए, रोजगार की व्यवस्था हो जाए। ये हम संकल्प समझते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं 80% आबादी गांव में निवास करती है।
गांव को मजबूत बनाना जरूरी। इसलिए बहुजन समाज का संकल्प है, आजाद समाज पार्टी विकल्प है, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो। हम नौजवानों के बीच में जाके पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछो, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो। जैसे याद है ना मंडल कमीशन, काशीराम साहब ने क्या कहा था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो क्या तो कुर्सी छोड़ो या नौजवानों को रोजगार दो। युवा मांगे रोजगार, नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। कब तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगे? संविधान बचाओ, सामाजिक न्याय दिलाओ, सत्ता परिवर्तन अब की बार बहुजन होगा हुक्मरान। पूरे प्रदेश में यात्रा जाएगी, पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करेगी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता गांव-गांव, गली-गली जाके उत्साह के रूप में अगले 8 महीने इस उत्साह को मनाएंगे। और इस उत्साह को सरकार जानती है, क्योंकि 2024 में नहीं लड़े थे हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में। तो सरकार जानती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजाद समाज पार्टी की पकड़ क्या है। इसलिए तो पंचायत चुनाव नहीं कराया। क्या दिक्कत थी पंचायत चुनाव ना कराने में? क्या सरकार को नहीं पता था कि राष्ट्र पिछड़ा आदर्श पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना पड़ेगा? फिर क्या हुआ कि आप नहीं बना पाए? क्योंकि आप चुनाव कराना नहीं चाहते। आपको पता है चुनाव होगा, रिजल्ट आपके खिलाफ आएगा, तो फिर जनता के मन में संदेश बनेगा कि सरकार जाने वाली है। आप जबरन ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की कोशिश करोगे तो कड़ा विरोध होगा। विरोध से बचने के लिए आप इसको चुनाव के बाद ले जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप पुनः शाम दाम दंड भेद छल कपट लगा के और कोई ऐसी योजना ला के कि महिलाओं को पैसे देने की, आप वोट को लूटने का, खरीदने का प्रयास करोगे और फिर सत्ता के आधार पर दमन करके चुनाव को लूटने का प्रयास करोगे। इसलिए आप चुनाव को पीछे ले जा रहे हो। लेकिन आजाद समाज पार्टी ये होने नहीं देगी। ना ही अस्थि कलश वहां से हटाने दिए जाएंगे, ना ही उत्तर प्रदेश के युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, महिलाओं को और कर्मचारियों को अपमानित होने दिया जाएगा। सबको साथ लेकर आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 4 जून व्यवस्था परिवर्तन दिवस, और व्यवस्था परिवर्तन दिवस से सत्ता परिवर्तन यात्रा बिजनौर शुरू होकर पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आपका कोई सवाल हो तो? घोड़ी से उतारा जा रहा है, बेटियों को अपमानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं हर चौराहे पे यमराज है। लखनऊ जैसी जगह पे घटनाएं हो रही है तो यमराज छुट्टी में है क्या मुख्यमंत्री जी की? कैसा मजाक बना के रख दिया। मैं आपसे गारंटी के तौर पे कहता हूँ, पत्रकार बहनें भी निकल के नहीं जा सकती 12:30 बजे या 12 बजे। ऐसा माहौल नहीं है लखनऊ में। इसलिए कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उनमें भी महिला सुरक्षा सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठ के। और उसमें आरोपी चाहे वो कोई भी हो, कोई सी पार्टी को, सब पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक 10 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी हुई सहारनपुर में, और आपने खबर देखी होगी, पोस्को में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आरोपी के समर्थन में हजारों लोग एसएसपी के आवास पे चले गए, एसएसपी कार्यालय में, और नारे लगा रहे हैं एक संगठन के खिलाफ। सच ये है, वो एक संगठन के खिलाफ नहीं, वो न्याय के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनको क्या कानून व्यवस्था भरोसा नहीं है? क्या पुलिस झूठे मुकदमे लिख रही है? क्या उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है? लेकिन 10 साल की बच्ची के साथ अगर छेड़खानी हुई है, वो बच्ची चीख चीख के कह रही है, तो वो बाधा क्यों बन रहे हैं? ये जुल्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है। भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार, इस पर मैं आपसे बात रख चुका हूँ। महिला सुरक्षा पर मैं आपसे बात रख चुका हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों हम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? क्यों हम महिलाओं को उड़ने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण नहीं दे पा रहे हैं? ये सरकार का फेलियर है। इसलिए महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। पर्यावरण और प्रदूषण और जल संकट, ये भी हमारे सामने। क्या उत्तर प्रदेश में सभी परिवारों को पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है? तो जवाब है नहीं। क्या सब लोग बिस्लेरी का या तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियों का पानी है वो पी सकते हैं? तो जवाब है नहीं। जिस प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय इतनी कम हो, दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा वहां किस तरह का जीवन लोग यापन कर रहे हैं, वो किससे छिपा हुआ नहीं। इसलिए इसके अतिरिक्त भी लगभग 32-33 ऐसे विषय हैं जिनको हमने अपने कैडर के द्वारा चिन्हित किया है और जिनको हम लोग जनता के बीच में लेके जाएंगे। और आप समझिए बड़ी भयंकर गर्मी, लेकिन
तमिलनाडु के रिजल्ट के बाद हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महासचिव जी, हमारे राष्ट्रीय कमेटी के साथी, प्रदेश कमेटी के साथी, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला मंडल के पदाधिकारी, विधानसभा सेक्टर बूथ के पदाधिकारी, भाईचारा कमेटी, मिशन 78, अधिवक्ता मोर्चा के साथी इंतजार कर रहे हैं कि यात्रा कब शुरू हो, वो अपना जोर दिखा सकें, वो गांव-गांव जाके लोगों तक अपनी बात रख सकें, इस सरकार की खामियां बता सकें।